काला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी, प्री ओपनिंग सेशन में एक्सपर्ट्स का पूरा दमदार पैनल है हमारे साथ। मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर और आशीष चतुर्वेदी। 55 अंक ऊपर निफ्टी प्री ओपनिंग सेशन के पहले यहां पर एसजीएक्स निफ्टी पर, और 1.25% की मजबूती यहां पर आपको दिखेगी। जापान में 0.5% ऊपर है हांगकांग के बाजार, चाइना के बाजार की लगभग 1% यहां मजबूती बेहतर होती हुई दिख रही है। और बाकी एशियाई बाजारों में स्ट्रेट टाइम्स, कॉस्पी, ताइवान सारे हरे निशान में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ताइवान अब थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखा है ऊपर के लेवल से, लेकिन ओवरऑल अच्छा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इससे पहले कि प्री ओपनिंग सेशन खुले, एक स्टॉक और वहां पर एक क्विक कॉल लिया जाए। सिंडिकेट बैंक, मानस क्या कह रहे हैं? चार्ट नतीजे कमोबेश उम्मीद के मुताबिक हैं जो वीकेंड पर आए हैं, लॉन्ग या शॉर्ट? देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं मिड कैप पीएसयू बैंकिंग में जो वीक लग रहे हैं, बट सिंडिकेट बैंक ने 199 रुपीस के आसपास सपोर्ट लिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि 107 के लेवल्स बीच हो तब तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक वेट करना बेहतर आइडिया है। अगर लोअर लेवल्स पे 99 के लेवल्स बीच हो आते हैं तो शायद वीकनेस और देखने को मिलेगी, तो कोई भी फ्रेश लॉन्ग 107 के बाद ही बनाए। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर सिंडिकेट बैंक पर। देखेंगे आज रिजल्ट्स पर क्या रिएक्शन बाजार देता है यहाँ पर। लेकिन बाजार की खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में देख लेते हैं आज हमारे यहाँ संकेत क्या है। एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर ही मजबूती के आते हैं या फिर ज्यादा मजबूती के आते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। 8250 शायद वो लेवल हो जहां पर बाजार आज पहले जाने की कोशिश करते हुए दिखे। तो पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई निफ्टी पर 70 अंकों की मजबूती आपको नजर आएगी। और सेंसेक्स में आप देखिए इस वक्त जो तेजी बनती दिख रही है, लगभग 100 पॉइंट की निफ्टी अब 42 अंक ऊपर है। एक्शन कहाँ है निफ्टी में? सन फार्मा 10% ऊपर है, आईटीसी 3% ऊपर है, हिंडाल्को और एसबीआई में 2% की मजबूती, ओएनजीसी 2% मजबूत। तो ये सारे दमदार स्टॉक्स हैं तेजी की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज 10% नीचे दिख रहा है इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक पर, और इस वजह से आपको निफ्टी की बढ़त सीमित दिखेगी 55 अंकों के आसपास की। रुपए की शुरुआत पर डालिए नजर, और यहाँ पर रुपया खुलता हुआ दिख रहा है। इस वक्त पॉजिटिव शुरुआत होती दिखे रुपए में, 8 पैसे की मजबूती आपको नजर आएगी 63.85 पर। जो रिकवरी शुक्रवार को शुरू हुई है करेंसी में, वो आज भी बरकरार है। तो संकेत राहत के हैं करेंसी मार्केट से। क्रूड भी स्टेबल है $65-66 की रेंज में, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव। और ऐसे में आशीष आपसे राय इसी पर लेना चाहता हूं। ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में भी क्या एक रिकवरी दिख सकती है पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद? रुपया जब स्टेबल हो रहा है, क्रूड भी स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, यदि हाँ तो क्या खरीदेंगे आप? बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, और इसमें मैं समझता हूँ एचपीसीएल एक अच्छी पिक हो सकती है, जहां पर पे काफी लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ था। और जब मार्केट्स के अंदर में करेक्शन शुरू हुआ और जैसे ही डॉलर के अंदर में हमने स्ट्रेंथ देखी, तो उसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन मोड में ही आया और काफी लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टॉक के अंदर में देखने को मिली। बट ओवरऑल मुझे लगता है एचपीसीएल बेस्ट प्लेस्ड है एक अपसाइड के लिए, और मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर में 3 से 5% की अपसाइड एचपीसीएल के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। एक स्टॉक जो शायद आज दबाव के घेरे में रहेगा, रिलायंस पावर। पहले तिलैया से इन्होंने एग्जिट किया क्योंकि वहां पर टाइम पे झारखंड की सरकार ने इनको जमीन नहीं दी थी, लेकिन जो डेवलपमेंट्स है वो उनके शासन पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अविनाश, अब सरकार ने इनका जो कोल ब्लॉक का दिया गया था उसको रद्द कर लिया, वापस ले लिया है। इम्पैक्ट ऑफकोर्स शासन पर पड़ेगा, साथ ही चित्रांगी जो पावर प्रोजेक्ट था वो भी इसी के बगल में आ रहा था और वहां से सरप्लस कोल लेने की जरूरत थी। अब क्या असर पड़ेगा, स्टॉक कितना टूट सकता है आज के सत्र में? आई थिंक क्लियरली ये नेगेटिव न्यूज फ्लो है, और मैं समझता हूं कि कोल अवेलेबिलिटी अगर नहीं होती है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आपको प्रोडक्शन पे दिखाई देगा। क्लियरली आई थिंक ये कहना मुश्किल है कितना गिरेगा, लेकिन डेफिनेटली इन द नियर टर्म इसमें कोई बड़ा अर्निंग्स ट्रिगर नहीं है। और कोल अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है पावर जनरेटिंग कंपनीज के लिए। और दूसरा झटका है रिलायंस पावर को कि इन्होंने इनको अभी कोल अवेलेबिलिटी का इशू रहेगा। क्लियरली इंपोर्ट कोल करना काफी बड़ी दिक्कत होगी। तो आई वुड से दैट टू दैट एक्सटेंट आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड नॉट एक्चुअली लुक एट द स्टॉक। अभी मेरे ख्याल से एक 4 या 5% भी गिर सकता है। लीवर क्या ट्रेड लेंगे आशीष आप? हालांकि स्टॉक नंबर्स अच्छा है, स्टॉक ने एक रिएक्शन भी बढ़िया दिया है। ब्रोकरेजेस में एक आध को छोड़ दें, शायद क्रेडिट स्विस उन्होंने जरूर 25 रुपए से टारगेट बढ़ाया, बाकी ब्रोकरेजेस को यही लगता है जनरली कि वैल्यूएशंस महंगे, लेकिन क्या लीवर में 1000 रुपए के पार जाने की क्षमता दिख रही है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? जी अनिल जी, क्योंकि हमने देखा था कि रिजल्ट के बाद एक करेक्शन आया जिसमें 855 तक इस स्टॉक को रिटेस्ट किया, और उसके बाद में एक स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिली जो काफी स्ट्रांग वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट के साथ में थी, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि इसके अंदर में काफी लॉन्ग पोजीशंस का जो एडिशन है वो इस 850 860 जोन से शुरू होकर 900 तक लेके गए। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि स्टॉक के अंदर में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। 960 970 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म के अंदर में एचयूएल के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। 60 से 70 के लेवल जा सकते हैं स्टॉक में, तो यहाँ पर एक तेजी का मूव डेफिनेटली बरकरार
है। हेवल्स पर चार्ट्स की स्थिति क्या है मानस, कंसिडरिंग नतीजे आ जाएंगे और जैसे हमारा अनुमान है कि आय के लिहाज से एक फ्लैट क्वार्टर रह सकता है, 2200 करोड़ की आय, 8% का इजाफा कंसोलिडेटेड बेसिस मुनाफे में देखने को मिलेगा। स्टॉक थोड़ा बहुत नरम खुला है आज। देखिए, एक अच्छी चीज ये है कि पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक ने 2 बार 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, जिसका वैल्यू इस टाइम करीब 268 के आसपास है। तो पहली चीज तो किसी को भी अगर कोई लॉन्ग है तो 267 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर रखे, और दूसरी बात, अगर फ्रेश लॉन्ग करना है तो आपको 298 के लेवल्स को ब्रीच होने का वेट करना पड़ेगा। 298 के लेवल्स ब्रीच हो तब वहां पर आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट्स 320 और 325 के आसपास होंगे। ओके, ये राय आती है यहाँ पर आपके लिए। हेवल्स पर, मेटल्स पर हमने मानस की राय ली, लेकिन आशीष आपसे भी जानना चाहता हूँ, अगर आज चाइना के रेट कट को देखकर मेटल्स में तेजी करनी होगा, टॉप स्टॉक आपकी नजर में वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए जहां पर या तो अच्छी लॉन्ग्स बनने की संभावना या फिर एग्रेसिव शॉर्ट करने की? अनिल जी, मैं समझता हूँ टाटा स्टील, हिंडाल्को और वेदांता, ये 3 स्टॉक होंगे जिनके अंदर में एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल इसी क्रम में टाटा स्टील मेरी बेस्ट प्लेस्ड पिक होगी। स्टॉक को हमने 320 के आसपास से रिकमेंड करना शुरू किया था और मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर में एक बहुत स्ट्रांग एडिशन लास्ट कुछ 15 दिनों से देखने को मिल रहा है। लास्ट के जो 1-2 दिनों की प्रॉफिट बुकिंग है उसके अंदर में मैं समझता हूँ वापस से एक बाउंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। ऑन अपसाइड मुझे लगता है स्टॉक के अंदर में पोटेंशियल है आने वाले दिनों में 8 से 10% की बढ़त के लिए, और सेम मुझे लगता है वेदांता के अंदर भी कम से कम 6 से 7% की बढ़त हमें आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर में देखने को मिल सकती है। 3 से 4 दिनों की परसेंट की बढ़त देखने को मिल सकती है अच्छे आने वाले दिनों में। तो ये स्टॉक्स आज चमकेंगे और चाइना के रेट कट के बाद। लेकिन दूसरे कौन से काउंटर्स हैं जो रेडार पर आए हैं हमारे ट्रेडर्स के लिए, खासतौर से पूजा हमारे साथ है ट्रेडिंग कॉल्स के साथ। पूजा जी, आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंद्रनाथ बिस्वास की कॉल के साथ। इन्होंने एनटीपीसी में बिकवाली करने की राय दी है फ्यूचर लेवल्स पर। इनका मानना है कि वीकली चार्ट्स में एक नेगेटिव ट्रेंड बना है और 3 से 4 दिन में 137 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरे कॉल में अल्पेश पुरिया ने बैंकिंग काउंटर सेंट्रल बैंक में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है एक स्ट्रांग बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है। 10% से ज्यादा का रिटर्न इस काउंटर में अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है, तो यानी कि 120-130 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं मानस जायसवाल। गुड मॉर्निंग मानस, बताइए आज आप खरीदारी की राय देंगे या बिकवाली की? गुड मॉर्निंग पूजा। एक बिकवाली की राय रहेगी और एक खरीदारी की राय रहेगी। बिकवाली की राय मिड कैप पीएसयू बैंकिंग में रहेगी, जहां पर लगातार वीकनेस देखी जा रही है, और इसमें आईओबी एक ऐसा स्टॉक है जिसने लास्ट सेशन में 41 के पॉइंट सपोर्ट ब्रीच किए हैं और वहां पर वॉल्यूम्स आए हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर वीकनेस और बढ़ेगी और 42.50 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को शॉर्ट किया जा सकता है 36.50 के टारगेट के लिए। और लॉन्ग कॉल रहेगा अशोक लेलैंड में, जहां पर पिछली बार भी स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी दिखाई थी और इस बार भी 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फ्राइडे के सेशन में बाउंड बैक देखने को मिला। मैं समझता हूँ यहाँ पर रिकवरी भी और बढ़ेगी। अपने जो रिसेंट हाई बने हैं 72 के, स्टॉक वो टेस्ट कर सकता है, तो 66 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखे और फ्रेश लॉन्ग क्रिएट करें। थैंक यू बानस। अगले कॉल में खरीदारी करने की राय आ रही है नीरा पकारिया। मारुति में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इनका मानना है कि 3500 से 3800 के बीच एक ट्रेडिंग जोन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और शुक्रवार को एक काफी ज्यादा करेक्शन देखने के बाद आज इस स्टॉक में तेजी देखने की उम्मीद है। अगले 3 दिनों में 3690 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन 3 कॉल्स में बिकवाली और 3 कॉल्स में खरीदारी, 2 कॉल्स में बिकवाली करने की राय आ रही है। तो ज्यादा क्लियर खरीदारी की तरफ रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ये स्टॉक्स रहेंगे आज रेडार पर। इसके अलावा अदानी पावर का शेयर आपके लिए हाजिर करते हैं। यहाँ पर प्री ओपन सेशन में किस तरह का एक्शन देखने को मिला है याद रखिए। अदानी पोर्ट के नंबर्स के बाद यहाँ पर रफ्तार देखने को मिली थी। अदानी पावर के आज नतीजे आने वाले हैं। वायदे बाजार की पोजीशंस के लिहाज से स्थिति क्या दिख रही है आपको आशीष? देखिए हर्षिता, एक बहुत ही डिफरेंट प्ले हो रहा है। अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स दोनों में ही जबरदस्त लॉन्ग साइड का पोजीशन बनता हुआ नजर आ रहा है और वहीं कॉन्ट्ररी में अडानी पावर के अंदर में एक अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि अडानी पावर में थोड़ी सी वीकनेस हमें और देखने को मिल सकती है। स्टॉक के अंदर में 2 से 2.5 रुपए की गिरावट शायद आने वाले दिनों में और देखने को मिले, बट एक हम पेयर ट्रेड इस पूरे ग्रुप में बना रहे हैं जिसके अंदर में लॉन्ग अडानी इंटरप्राइजेस और शॉर्ट अडानी पावर, इस प्ले के साथ में इस पूरे ग्रुप के अंदर में
हम एक ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। और एक लॉस का आंकड़ा वेटेड है कंपनी की ओर से, करीब 412 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में एक एडजस्टेड लॉस था करीब 521 करोड़ का, और टोटल इनकम में भी करीब 19.5% की गिरावट आ सकती है। शायद इसी वजह से हमने देखा है पहले भी रुझान जो है बिकवाली का ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है अदानी पावर के लिए। ओके, लेकिन कुछ और फंडामेंटल स्टॉक्स जहां पर काफी बेहतरीन एक्शन नतीजों के लिहाज से दिखा है। अविनाश, वीकेंड पर जिलेट के नतीजे बेहद शानदार है, पीएनजी के शानदार है, इनफैक्ट सारी ये एफएमसीजी कंपनियां बहुत ही बेहतरीन नतीजे दे रही है। जीएसके कंज्यूमर ने भी नंबर्स खराब नहीं दिए, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, सेल्स, प्रॉफिट, वॉल्यूम ग्रोथ, सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। क्या इन 3 एमएनसी कंपनियों में कहीं कोई मौका है आपको खरीदारी का? निवेश कहां करेंगे आप? आई थिंक क्लियरली एमएनसी का कैटेगरी में जिलेट डेफिनेटली काफी अच्छे नंबर्स दिखा चुका है। इनफैक्ट ऑलरेडी हमने देखा है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे भी वो ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन करना चाहते हैं। आपने एफएमसीजी कंपनीज की बात की तो गए हफ्ते लीवर के भी जो नतीजे आ गए, आई थिंक क्वार्टर का जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ था। क्लियरली मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि मानसून का फैक्टर डिस्काउंट करने के बाद भी वो ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन करेंगे। तो आई वुड से दैट एफएमसीजी ने डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ मोमेंटम इस क्वार्टर में दिखाया। आने वाले क्वार्टर में सारे एफएमसीजी कंपनीज को जो बड़ा फैक्टर होगा वो मानसून का होगा। अगर मानसून में बिलो एक्सपेक्टेशंस का नंबर आता है तो शायद वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ा दबाव आ सकता है, बट अदरवाइज मेरे ख्याल से स्टेडी ग्रोथ डेफिनेटली आगे भी ये सेक्टर ग्रो करेगा ऐसा लग रहा है। ओके, तो आगे और बढ़त आने की पूरी उम्मीद इस स्पेस में, और एचयूएल टॉप परफॉर्मर्स में रहेगा और बाकी कंपनियों के भी नतीजे अच्छे रहे हैं। हम बैंक्स की बात कर रहे थे, 2 बैंक्स पर आपकी मैं राय लेना चाहूंगी मानस। क्रेडिट स्विस आईओबी पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसके अलावा फेडरल बैंक में 12 को बोर्ड बैठक करने वाला और बोनस इशू पर चर्चा होगी। दोनों में कहां पर एक बेटर ट्रेड है आज? देखिए, आईओबी का में तो मैंने अभी मॉर्निंग कॉल दिया जहां पर सेल का रिकमेंडेशन है और 36.50 के टारगेट्स लगते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 41 का ब्रीच हुआ है। तो यहाँ पर तो बिकवाली की राय रहेगी। जहां तक बात फेडरल बैंक की है, एक चीज जरूर अच्छी है कि स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि 135 136 के लेवल्स ब्रीच हो जाने दें, क्योंकि वो 100 डे मूविंग एवरेज है और लगातार उस पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं तो बिल्कुल आप फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं, जिसके स्टॉप लॉसेस 130 के आसपास रहेंगे और टारगेट 150 के आसपास स्टॉक्स रहेंगे आज रेडार पर। लेकिन अविनाश, हमने देखा पिछले सेशन में रियल्टी कंपनियों में फिर तेजी आई, खासतौर से एचडीआईएल एंड द लाइक्स, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टी के लिए एक बेहतर खबर है कि 2000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स वो बेचने की कोशिश में है। क्या इधर ज्यादा पैसे बनने के चांसेस, या फिर आप बाकी बड़े मूवर्स में ज्यादा जोर दें? आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज में डेफिनेटली अच्छी मूव आ सकती है। आई थिंक 2000 करोड़ का जो रिपेमेंट प्लान है वो मेरे ख्याल से उनके एग्जिस्टिंग एसेट्स बेच के वो प्लान कर रही है, कोई इक्विटी डायल्यूशन नहीं। आई वुड से दैट विद इन द रियल एस्टेट स्पेस, हर्षदा, आई थिंक जो गिने चुने नीश प्लेयर्स है जैसे ऑब्रॉय रियल्टी है, सोबा डेवलपर्स है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे बैलेंस शीट पे डेट वेल मैनेज्ड है। आई थिंक जो क्लियरली ट्रेडिंग कैटेगरी वाले टाइप्स काउंटर्स है जैसे यूनिटेक है, डीएलएफ है, यहाँ से अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई फंडामेंटल बदलाव आया है। आई थिंक रेट कट्स अगर होते भी है तो मेरे ख्याल से ये छोटी मीडियम साइज कंपनीज को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि क्लियरली ऑन द ग्राउंड ये एफोर्डेबल सेगमेंट्स में अभी ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, फेडरल लॉयड एक स्टॉक है मानस, इसके चार्ट्स पर नजर डालिए, बताइए क्या करना चाहिए। 7% ऊपर नजर आ रहा है, प्री ओपनिंग सेशन में बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए और उसके बाद ये तेजी होती दिख रही है। फेडरल लॉयड देखिए, 90 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे और फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया और वहां पर रिकवरी देखने को मिली है। मैं समझता हूँ कि रिकवरी अभी और बढ़ेगी। पूरा जो क्रैक हमने 90 रुपीज से देखा था, स्टॉक इसको करेक्ट करेगा और पॉसिबल है 78 और मे बी 80 रुपीज तक के लेवल्स देखने को मिले। तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, बट अपना स्टॉप लॉस 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 68 के आसपास है उसके नीचे जरूर रखें। ओके, कंसाइन रिलैक एक और काउंटर जहां पर नंबर्स के बल पर वो स्टॉक 3% ऊपर आज के ट्रेड में। मानस, इस पर क्या चेक है आपका? देखिए, फ्रेश लॉन्ग बनाना ही है तो मैं समझता हूं कि आपको 235 के ऊपर ही बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो 250 से और 240 काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखता है और 235 रीसेंट हाई है। अगर 235 के लेवल्स ब्रीच हो जाए तब तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो ऊपर के रेजिस्टेंस है 240 और 250 के बीच में वो ब्रीच होंगे, उससे पहले उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर किसी के पास है तो स्टॉप लॉस जरूर रखे। 210 का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो लेवल्स ब्रीच होंगे तो वीकनेस बढ़ेगी, तो इसलिए 210 के स्टॉप लॉस जरूर रखें स्टॉक में। मानस, 2 स्टॉक पैंटालून फैशंस और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज दोनों के लिए ड्रीम रन चल रहा है। आज भी देखिए पैंटालून फैशंस प्री ओपनिंग सेशन में 10% ऊपर नजर आ रहा है।
हफ्ते भर का चार्ट आपके सामने हाजिर करेंगे तो अंदाजा लगेगा आपको कि किस तरह की तेजी पिछले 7 दिनों में होती हुई दिखी है पैटर्न फैशन में बाजार के मुंह के मुताबिक विपरीत। इस महीने में 10-11 दिनों में 80% से ज्यादा के गेंस आने, लगभग डबल। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज 8% ऊपर है। यहाँ पर भी जहां से मुझे याद है 2-3 तो सर्किट लगे थे ऊपर के। पेट्रोल इन्फ्लेशन में तो स्टेयर्स बनी हुई देखिए ऊपर की तरफ जाने के लिए, एक के बाद एक सर्किट लगते हुए दिख रहे हैं। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी देखिए जबरदस्त है। कोई स्टॉक पसंद है चार्ट पर आपको इन दोनों में से? देखिए पैंटलून फैशन की जहां तक बात है काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स रीच हुए हैं, बट इतनी बड़ी रैली के बाद फ्रेश लॉन्ग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस वर्क नहीं करेंगे। बेटर आइडिया तो ये है कि अगर स्टॉक करेक्ट हो और 174, 175 के आसपास कहीं पर आता है तब तो आप लॉन्ग बनाए जिसके स्टॉप लॉस 150 के आसपास होंगे क्योंकि इसके टेक्निकल टारगेट बड़े आते हैं। अगर आप इसकी टेक्निकल टारगेट सेट करके चले तो कम से कम 230, 235 तक के आते हैं। तो करेक्शन में बाई करें, करेंट लेवल्स पे नहीं। चलिए करेक्शन आए तो करें खरीदारी, ये राय आती हुई। प्री ओपनिंग सेशन में बाजार सेटल हो चुका है 145 अंक ऊपर सेंसेक्स पर। निफ्टी पर मजबूती दिख रही है 52 अंकों की, ठीक उतनी ही जितनी आपको एसजीएक्स निफ्टी पर नजर आई थी। 8,225 शुक्रवार का हाई था, उसके पार खुलेंगे तो पहली बात तो ये कि हायर हाई बनने का तो संकेत यहाँ पर साफ तौर पर आ गया है आज के सेशन में। फ्राइडे के सेशन के बाद तो लगातार दूसरा सेशन होगा जब हम ऊपर का हाई बनाएंगे। अब फ्राइडे का जो लो है 8,123, उम्मीद करें कि उसको ना तोड़े, उससे तो बहुत ऊपर हो जाएंगे हम 125 पॉइंट ऊपर, तो शायद ना भी टूटे, संभावना नहीं के बराबर है। तो देखना होगा गैप से खुलने के बाद तेजी कितनी होती है। बैंक निफ्टी जो लगभग 1% ऊपर प्री ओपनिंग सेशन में दिखा है, देखते हैं वहां पर किस तरह का रुझान रहता है। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 180 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती 50 अंकों की बनती हुई दिख रही है। 27,300 के आसपास खुलता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी 8,245 के आसपास ये है इस वक्त का शुरुआती कारोबार का रुझान। आइए देखते हैं कौन से स्टॉक सेक्शन में। सिप्ला 2% के गेंस के साथ टॉप गेनर, क्रेडिट स्विस ने यहाँ पर टारगेट बढ़ाकर 755 रुपए किया, उसका फायदा मिलता हुआ। मेटल्स को फायदा मिल रहा है चाइना के रेट कट का। टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को तीनों ही पॉजिटिव खुलते हुए दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स में तेजी बनती हुई दिख रही है 1.5% से ज्यादा की। आईसीआईसीआई बैंक 1.25% मजबूत है। सन फार्मा में तेजी है। एसीसी यहाँ पर तेजी बनती हुई दिख रही है। एक्सिस बैंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं तो प्राइवेट बैंक्स और मेटल्स ये मजबूती देते हुए बाजार को शुरुआती कारोबार में कमजोर किया है। ल्यूपिन का टारगेट घटाया क्रेडिट स्विस ने और उसके बाद स्टॉक में 1.5% का कट। पीएनबी अपनी कमजोर नतीजों की मार को आगे बढ़ाता हुआ शुक्रवार के बाद और लीवर के लिए एक थोड़ी सी सुस्त शुरुआत होती हुई दिख रही है। यह है शुरुआती कारोबार का रुझान, लेकिन डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 200 अंक ऊपर और 8,240 के बेहद करीब है इस वक्त निफ्टी। आइए वायदा कारोबार पर डालिए नजर। फेडरल बैंक 12 मई को बोनस के लिए बैठक करेगा। 3% का बड़ा उछाल यहां पर बनता हुआ। अशोक लेलैंड नतीजों के ठीक पहले यहां पर 2.5% की मजबूती आती हुई दिख रही है। मदरसन सुमी में तेजी है। सिंडिकेट बैंक मजबूत खुलता हुआ दिखा है नतीजों के बाद। और अरबिंदो फार्मा, स्ट्राइड्स, आर्कोलेव, वोखार्ड जैसे हाई बीटा मिड कैप फार्मा काउंटर आज तेजी में। इससे आपको ट्रेडर्स के मूड का अंदाजा लगेगा कि ट्रेडर्स खरीदारी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। हेवल्स 1.5% का नुकसान दिखाता हुआ आज नतीजे से पहले कमजोर है। शुक्रवार को भी कमजोर था, आज फिर से कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। लुपिन लीवर, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दिग्गज कमजोर है और रिलायंस पावर में भी थोड़ा सा नुकसान इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। तो ये है शुरुआती कारोबार का रुझान दिग्गजों में और वायदा कारोबार के स्टॉक्स में। तेजी बरकरार सेंसेक्स निफ्टी में और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मजबूती ज्यादा बेहतर दिख रही है। हर्षदा कहाँ एक्शन है? अनिल, आप अगर इंडेक्स पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर लगभग 100 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा एक्शन। निफ्टी जूनियर देखिए 160 पॉइंट ऊपर है। स्टॉक्स जो भागे हैं, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज एक और दिन जहां पर शुरुआत मजबूती के साथ 5.5% की चमक है स्टॉक में। अब 6% से ज्यादा की गेंस जुबिलेंट इंडस्ट्रीज में देखी जा रही है। जनता फार्मा जो जल्द ही इस महीने के अंत तक वायदे बाजार का हिस्सा बनेगा, आज पूरा मूड आया है इसमें खरीदारी करने का। 5% के गेंस जनता फार्मा में देखने को मिले हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, अक्ष ऑप्टिक फाइबर, फिनोलेक्स केबल्स, ये तमाम काउंटर्स आपके लिए हाजिर करेंगे। इनमें हमने देखा अच्छी खासी तेजी का मूव बनता हुआ दिखाई दिया है। फेडरल बैंक जैसे आप मेंशन कर रहे थे, बोर्ड बैठक बोनस इशू पर तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। उत्तम गैल्वा इसमें देखने को मिल रही है बढ़त, क्योंकि वो मेटल काउंटर्स में डेफिनेटली चमक रहेगी जिस तरह का चाइना में मूव आया है रेट कट का। कुछ और काउंटर्स जिनमें हमने देखा आज एक्शन है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज करीब 3% के गेंस दिखाता हुआ आज यहां पर कुछ खरीदारी का रुझान। एनसीसी में 2% प्लस का मूव है। वालचल नगर जैसे काउंटर्स काफी दिनों बाद तेजी में दिखे हैं, यहां पर हमने देखा एक अच्छा स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया है। कुछ और काउंटर्स जहां पर हरकत काफी तेजी की है। एफएमसीजी स्पेस में आप देखिए जिलेट
वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। 826 शेयरों का ही कारोबार हुआ है, लेकिन नंबर्स के बल पर वो 5% भागा है शेयर। इसके साथ ही पीएनजी और ग्लैक्सो भी आपके लिए हाजिर करते हैं। क्या वहां पर भी हमने देखा है परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिला है, जहां पर ग्लैक्सो पीएनजी आपके सामने आता हुआ करीब 1% के गेन्स देखने को मिले हैं। ग्लैक्सो भी आपके लिए हाजिर करेंगे। जीएसके कंज्यूमर, जहां पर हमने देखा है हरकत अच्छी देखने को मिली। ओबरॉय रियल्टी में करीब 4% की गेन्स। इसके अलावा आप देखिए कंसाई नेरोलैक नंबर्स पर 3.5% की तेजी। रोल्टा में एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया है आज के सत्र में। रिलैक्सो फुटवेयर एक छोटी कंपनी, लेकिन यहां पर हमने देखा शुरुआत काफी मजबूती के साथ होती हुई दिखाई दी। 7.5% की बढ़त देखने को मिली है। अतुल ऑटो के नंबर्स पर द स्टॉक करीब 3% ऊपर भागा है। वॉल्यूम्स कम रहते हैं काउंटर्स में, तो आपको थोड़ा बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। लेकिन पैंटलून फैशन एंड रिटेल 2.5% ऊपर। इनफैक्ट फ्यूचर रिटेल का डीवीआर भी आपके लिए हाजिर करते हैं, क्योंकि हर रोज पिछले हफ्ते हमने देखा था इसमें तेजी का ही मूड बनता हुआ दिखाई दिया था। आज कुछ करेक्शन आता हुआ करीब 3% के नुकसान के साथ ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा अच्छी खासी हरकत है। हेवल्स नतीजों से पहले यहां पर बिकवाली का दबाव। एपीएल अपोलो ट्यूब्स नंबर्स के बाद एक सेल ऑफ आया है। लिबर्टी शूज जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा आज हल्की सी मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी। यूनिकैम नंबर्स खराब रहे, स्टॉक 4% नीचे। हेवल्स, इसी पर आशीष आपकी राय लेता हूँ, क्या एफएनओ स्पेस में शॉर्ट करना चाहिए क्या नतीजे के पहले? देखिए नीचे एक चीज क्लियर है कि स्टॉक ऊपर पे काफी दबाव देखने को मिलता है स्टॉक के अंदर में। जैसे ही 290 300 के जोन में आता है, वहां पर भी एक अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप स्टॉक के अंदर में देखने को मिलता है। तो क्लियरली जब तक 300 के लेवल इस स्टॉक के अंदर में ऊपर में सस्टेन नहीं होते, तब तक मुझे लगता है कोई भी रैली इस स्टॉक के अंदर में शॉर्ट पोजिशन बनाने के लिए यूज करना चाहिए। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है 275 272 तक के लेवल्स इसके अंदर में वापस से रिटेस्ट हो सकता है। तो आज रिजल्ट के पहले ट्रेड लिया जाए या अवॉइड होगा? अनिल जी, जिस तरह का बिल्डअप है उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि अभी अवॉइड करना ज्यादा बेटर होगा। या तो क्लियरली 300 के ऊपर का वेट करना चाहिए, या एक बार इसके अंदर में ब्रीच होना चाहिए 280 282 के लेवल्स के नीचे का डिसाइसिव, तो वहां पर पे शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन टॉप ट्रेड्स में सबसे आगे हिंडाल्को और टाटा स्टील के स्टॉक्स। 142 पर हिंडाल्को, टाटा स्टील 372 पर। मानस, लॉन्ग करेंगे आप? बिल्कुल हिंडाल्को में लॉन्ग करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला कि पॉजिटिव पैटर्न्स बने हैं और पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि स्टॉक 142 143 के रेजिस्टेंस ब्रीच कर ले, और 142 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो बिल्कुल बाई करेंगे। यहाँ पर 138 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट कम से कम 147 के होंगे, और अगर 147 के लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं तो उसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट 151 का आता है। ओके, तो ये राय आती हुई हिंडाल्को के स्टॉक पर, जहां पर तेजी करने के मौके दिख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स के दम पर एक्शन जो होता दिख रहा है। आप देख सकते हैं ओरिएंट सीमेंट जैसे छोटे काउंटर में 4% की तेजी है। फ्रंट कंपनियों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। कंसाई नेरोलैक ने अच्छे नतीजे दिए, बीच में ये भी खबरें चल रही थी कि शायद बर्जर को टेक ओवर कर सकती है। इस चक्कर में शायद पिछले हफ्ते थोड़ा एक्शन भी आता हुआ दिखा। कोई स्टॉक पैसेंजर स्पेस में क्या खरीदेंगे आप? एशियन पेंट्स महंगा बहुत है। समझता हूँ कि बर्जर पेंट्स डेफिनेटली कुड बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि आई थिंक क्रूड की जो कीमतें कम हुई है अनिल, इनफैक्ट सारी पेंट कंपनीज को डेफिनेटली इसका लैग इम्पैक्ट मिलेगा। और क्लियरली जिस प्रकार का ग्रोथ मोमेंटम हम ऑटो सेक्टर में देख रहे हैं, बर्जर पेंट बहुत रेसिडेंशियल एज वेल एज ऑटो में है। क्लियरली आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड अगर हम देखें तो एशियन पेंट्स और क्लियरली अगर हम कंसाई नेरोलैक की बात करें तो क्लियरली प्राइस काफी बढ़ चुका है। तो बर्जर पेंट में डेफिनेटली अगर लंबी अवधि के लिए कोई लेना है तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ बेटर चॉइस। ओके, तो ये बर्जर पेंट्स एक बेटर ऑप्शन रह सकता है, लेकिन कंसाई नंबर्स के बाद आउट परफॉर्म कर रहा है। वायदे बाजार के ट्रेड्स में आप देखिए अशोक लेलैंड टॉप ट्रेड्स में शामिल। अरविंद में हमने देखा है अच्छी खासी तेजी बनती हुई। अशोक लेलैंड 70-85 के आसपास लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल हर्ष साहब, बहुत स्ट्रांग रिकवरी लोअर लेवल से हमें देखने को मिली, और जैसे मार्केट्स के अंदर में एक बेस बनना शुरू हुआ, उसमें अशोक लेलैंड ने एक स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस दिखाया। काफी अच्छा बिल्डअप स्टॉक के अंदर में बना हुआ है। मैं समझता हूँ 76 तक के लेवल्स ऊपर में वापस इस स्टॉक में रिटेस्ट हो सकते हैं। ऑन डाउन साइड 67-6750 का एक स्टॉप रख के लॉन्ग पोजीशन स्टॉक में बनाई जा सकती है। स्टॉक के लिए भी ड्रीम रन चल रहा है। मेरे ख्याल से कल शायद नतीजे हैं अशोक लेलैंड के, कल या परसों में नतीजे, इसी हफ्ते में नतीजे है, तो देखना होगा। नंबर्स के पहले ये जो तेजी बनती हुई दिख रही है, इसका क्या मतलब निकाला जाए। अच्छे नंबर्स की उम्मीद आप कर सकते हैं शायद। अरविंद लिमिटेड, आशीष, किसी जमाने में आप बहुत रिकमेंड करते थे स्टॉक को, आज फिर से एक्शन में आया। लुई विटों की जो फ्रेंचाइजी है शायद हिंदुस्तान में, ये अब डीएलएफ से लेने वाले हैं, इस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में बड़े दिनों बाद पॉजिटिव मूव दिखाया, क्या करना चाहिए? बिल्कुल अनिल जी, इसके साथ में लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कंसोलिडेशन लोअर लेवल्स पे होते हुए देखने को मिला, मुझे लगता है कि एक अच्छा
खासा बेस डाउन साइड में बन चुका है। 240 242 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक के अंदर में होगा और पोजिशनली मुझे लगता है स्टॉक के अंदर में पोटेंशियल है वापस से 300 के लेवल्स को क्रॉस करने का। तो मैं समझता हूँ एक पोजिशनल ट्रेड के तौर पे अरविंद के अंदर में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, 242 का एक स्टॉप रखना चाहिए और ऊपर में 290 से 300 तक के टारगेट आने वाले 1 से 2 महीने में स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। टू व्हीलर कंपनियों में हमने देखा है थोड़ी बहुत रफ्तार बनती हुई आज बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प दोनों में ही गेंस देखने को मिल रहे हैं। और जो अपडेट्स आ रही हैं पीटीआई के हवाले से मॉनसून को लेकर कि इन टाइम आएगा और 1 जून तक केरला को हिट करेगा। ऑफकोर्स मेट डिपार्टमेंट की ओर से ये घोषणा नहीं है कि ये अब इसके जो अनुमान थे उसमें कितना इंप्रूवमेंट देखा गया है, लेकिन क्या एनकाउंटर्स में आपको लग रहा है एक्शन रहेगा और तेजी की पोजीशन अगर है तो जोड़े बनाए रखें, क्या करें? आई थिंक मेरे ख्याल से मानसून का फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। मानसून अगर नॉर्मल मानसून आता है तो आपको सारे टू व्हीलर स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, स्पेशली हीरो मोटरकॉर्प जो क्लियरली मैनेजमेंट ने भी कहा है कि वो 5 to 7% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक मानसून विल बी अ की ड्राइवर, लेकिन अगर इन तीनों में से चुनना हो तो मैं समझता हूँ टीवीएस मोटर्स डेफिनेटली कुड बी अ सरप्राइज पिक, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ वॉल्यूम आया है करीबन डबल डिजिट्स में कंटिन्यूसली 2-3 क्वार्टर्स के लिए आया है। तो आई वुड से दैट टीवीएस मोटर्स, उसके बाद हीरो मोटरकॉर्प और बजाज ऑटो, दिस वुड बी द रैंकिंग जो इन्वेस्टर्स कैन टेक अ कॉल। मानसून अगर अच्छा आता है तो वॉल्यूम ग्रोथ में डेफिनेटली अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में क्या खरीदेंगे आप वायदा कारोबार में आशीष? आज स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। वोकहार्ट 2% ऊपर है, औरोबिंदो फार्मा 1.5-2% ऊपर है, ग्लेनमार्क पे नजर डाली, यहाँ पर 1.5% की तेजी है, स्ट्राइड्स 1.5% ऊपर है। ये सारे स्टॉक्स मजबूत खुले हैं। अनिल जी, इसके अंदर में सबसे पहले पॉजिटिव है औरोबिंदो फार्मा के अंदर में जो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक के अंदर में पोटेंशियल है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने का, और जिस तरह का पोजीशन का बिल्डअप है उसके अंदर में मैं समझता हूँ काफी पोजीशन बनी थी इस काउंटर पर। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन स्टॉक प्राइस में मूव नहीं था। क्या वो एक बिल्कुल बेस बना है अनिल जी, और उसका मुझे लगता है कि आज जो अगर से एक स्टॉक सस्टेन हो गया थोड़ी देर और, तो वहां पर एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो इसको फ्रेश ऑल टाइम हाइज के ऊपर लेके जा सकती है। और सेकंड बेट होगा स्ट्राइड्स ऑर्कोलैब के अंदर में, जहां पे मुझे लगता है 1150 से 1200 तक की अपसाइड वापस से देखने को मिल सकती है। स्टॉप के अंदर में मैं समझता हूँ 990 के नीचे का स्टॉप लगा के लॉन्ग पोजीशन स्ट्राइड्स ऑर्कोलैब में भी बनाई जा सकती है। औरोबिंदो में ऑल टाइम हाई 1420-25 के आसपास। जी हाँ, ओके। मानस चार्ट्स क्या कह रहे हैं औरोबिंदो फार्मा के? देखिए, अरबिंदो फार्मा डेफिनेटली स्ट्रांग लगता है अगर आप वीकली चार्ट देखिए, बट डेली चार्ट पे ऐसा लगता है कि 1380 और 1390 की रेंज में स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तब तो मैं समझता हूँ डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। 1200 के नीचे के स्टॉप लॉस रखें और बने रहें, और जैसे ही स्टॉक 1390 के लेवल्स ब्रीच करेगा स्टॉक तैयार हो जाएगा 1440 और 1450 के लेवल्स टच करने के लिए। तो बिल्कुल बने रहें, बट 1200 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें। अविनाश, जुबलेंट इंडस्ट्रीज पर आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि स्टॉक देखिए लगातार तेजी में रहा है पिछले 1 महीने में या फिर पिछले 10 दिनों में ही अगर आप देखें 80% प्लस के गेंस, आज फिर 6% ऊपर। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस पॉलीमर्स बनाती है उनके लिए, एग्री में भी इनका कुछ एक्सपोजर है। क्या ट्रिगर है इस मूव का? आई थिंक स्टॉक 80% भाग चुका है हर्षदा। डेफिनेटली आई थिंक मोर देन द अर्निंग्स कोई बड़ा इवेंट एक्सपेक्टेड है, लेकिन आई थिंक क्लियरली इस कंपनी ने पहले भी बढ़त दिखाने के बाद अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ऐसी कोई बढ़त पहले दिखाई नहीं है। क्लियरली आई थिंक लिक्विडिटी इस स्टॉक में काफी कम होती है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। आई थिंक क्लियरली आई थिंक फ्रेश इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए जब ऑथेंटिकली कोई न्यूज फ्लो आता है। मेरे ख्याल से आई थिंक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर शुड होल्ड ऑन। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स पर। वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। मानस, अविनाश और आशीष, शुक्रिया आपका आज सुबह हमारे साथ जुड़कर बाजार पर अपनी राय देने के लिए। 150 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 8250 के पास जाकर अटका है। वहां से थोड़ा सा करेक्शन आया है 20 पॉइंट का, लेकिन कोई खास ऐसी चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि आधा % अब भी मजबूत है सेंसेक्स और निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में 1% की मजबूती है। बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस कम हुई है, बाजार के बराबर ट्रेड करता हुआ दिखा है। 825 स्टॉक मजबूत है, 240 शेयरों में कमजोरी है। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का मूड माहौल बरकरार। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सीएनबीसी आवाज के महामंच पर मोदी के दिग्गज मंत्री लेंगे 1 साल के सरकार के कामकाज का हिसाब उनसे, इस छोटे से ब्रेक के बाद। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे एडलवाइस फाइनेंशियल्स के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी। उनसे जानेंगे बाजार में हर्षदा कहाँ है पूरी तरह से नतीजों के बाद मौके निवेश के। जी हाँ अनिल, और स्पीच आपको बता दें कि मॉर्गन स्टैनली के जॉनथन गार्नर ने कहा है कि बाजार में जो गिरावट आई है वो खरीदारी का एक बढ़िया मौका है। ये एक बड़े एफआईआई की ओर से आप
को रुझान मिल रहे हैं और उन्होंने इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में भारत की रेटिंग जो है उसे बढ़ाकर ओवरवेट किया है। तो यहाँ पर क्लियरली बायस अब भी तेजी का और भरोसा है इंडियन मार्केट के परफॉर्मेंस में। पिछले हफ्ते मॉर्गन स्टैनली के एमडी रिदम देसाई से बात भी कर रहे थे। उनका भी ये कहना था कि क्वेश्चन मार्क तो सिर्फ इसी बात पर है ना कि काम कब होगा। इस बात पर तो क्वेश्चन मार्क नहीं कि काम नहीं होगा। तो मोदी सरकार के एक साल में अब भी एफआईएस का भरोसा बरकरार है, वो ये मान रहे हैं। और इनफैक्ट आज ही मैं कोई एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे पढ़ रहा था हर्षदा किसी एक न्यूज़पेपर में, और उसमें ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि उन्हें मोदी सरकार के कामकाज से कोई दिक्कत नहीं है और उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादातर बढ़ती हुई नजर आई है। और ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था। साफ तौर पर इसका मतलब ये है कि लोग पेशेंस रख रहे हैं और वो जानते हैं कि एक दिन में कुछ बदल नहीं सकता, एक साल में कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन सरकार का इंटेंशन काम करने की तरफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन कितना काम हुआ है एक साल का, उसका हिसाब किताब जरूर लेकर आएंगे आपके लिए इस छोटे से ब्रेक के बाद, जब मोदी सरकार के 8 मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे इस पर एक राय। फिर से दिन के हाई पॉइंट पर आते हुए बाजार 20 अंकों का करेक्शन दिखा 8,250 के हाई बनाने के बाद, और अब फिर से उसी लेवल पर बाजार लौटते हुए दिख रहे हैं। तो खरीदारी फिर से होती दिख रही लोअर लेवल से, और ये एक अच्छा संकेत है बाजार के लिए। शुरुआती पहली डिप को खरीदा गया है। मिड कैप इंडेक्स 1% की अब बड़ी दमदार उछाल दिखा रहा है। सेंसेक्स निफ्टी 0.5% मजबूत हो चुके हैं, और आप देखिए बैंक निफ्टी में भी आधा से 0.5% तक की तेजी बनती हुई दिख रही है। 2 सेशन बाजार का मूड बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या तेजी टिकाऊ है और इस रिकवरी में क्या करना चाहिए, जानने की कोशिश करते हैं। देश की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म एडलवाइज फाइनेंशियल्स के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। निश्चल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। लोग यही जानना चाहते हैं, क्या 8,000 वाकई में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही है, या फिर बाजार में उन लेवल्स के आसपास आपको लगता है कि वैल्यूएशन आकर्षक है और बहुत ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है? 8,000 साइकिल अनिल जी, पर फंड सपोर्ट आता है, चाहे वो 800 है। लगता है निश्चल जी का ऑडियो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, हम उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच 225 पॉइंट्स सेंसेक्स ऊपर होता हुआ दिख रहा है। पहली बार आज डबल सेंचुरी बनाकर 8,250 के पार निफ्टी भी निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो मजबूती और बढ़ती हुई दिख रही है। और जो हम 8,225 8,250 का पहला पड़ाव मान रहे थे निफ्टी पर, वो लेवल अब हासिल होता हुआ दिख रहा है। उसके पार निकलने की कोशिश बाजार की होती हुई दिख रही है। देखते हैं कुछ और हायर लेवल्स दिखते हैं या नहीं, लेकिन लीडरशिप जो साफ तौर पर आती हुई दिख रही है वो मेटल काउंटर से आती हुई दिख रही है। और आप देख सकते हैं हिंडाल को लीड करता हुआ 0.3% की। एक और इंटरेस्टिंग रुझान जो दिख रहा है इस वक्त बाजार में, वो है 2 व्हीलर्स में। आप 2 व्हीलर्स में देखिए बेहतरीन तेजी होती दिख रही है। बजाज ऑटो, हीरो मोटो 2% ऊपर है आज निफ्टी पर, तो यहाँ से एक अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। निश्चल जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच मोदी सरकार का जो पहला साल पूरा हो रहा है, देश जानना यही चाहता है कि इस एक साल में सरकार ने क्या कामकाज किया, क्या अचीवमेंट्स हासिल किए। मोदी सरकार के काम का ब्यौरा देने के लिए सीएनबीसी आवाज के महामंच पर सरकार के 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 8 दिग्गज मंत्री जुड़े। संचार और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, ट्रांसपोर्ट और शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, कोयला और बिजली मंत्री पीयूष गोयल, वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, और साथ ही सूचना प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, सभी ने अपने मंत्रालयों की योजनाओं और चुनौतियों के बारे में विस्तार से आवाज संपादक संजय पुगलिया जी से बातचीत की। मोदी सरकार के आने के बाद रोड प्रोजेक्ट्स की रफ्तार काफी तेज हुई है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि पहले 2 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रोड बन रही थी, लेकिन अब ये आंकड़ा 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बना रहे हैं। मार्च एंड जब हुआ तब हमने 2 किलोमीटर के बजाय 11.80 यानी 12 किलोमीटर पर डे, यानी 6 गुना रोड सेक्टर का काम बढ़ा और 12 किलोमीटर पर डे हमने मार्च एंड तक पूरा किया। जब मई में हमारी सरकार को पूरा होगा तब मेरा अंदाज है कि हम 14 किलोमीटर पर डे पर जाएंगे, यानी पुराने एवरेज से 7 गुना ज्यादा। और हमने अभी तक 8,500 करोड़ के नए वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए हैं, जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। और करीब जो डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं, मुझे विश्वास है कि मई एंड के पहले
अभी ऑलरेडी हमने 44 प्रोजेक्ट्स को गोल्डन शेकहैंड से टर्मिनेट कर दिया। और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे में बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि रेलवे में डिमांड तो 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद क्षमता नहीं बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। FDI is an enabling provision that allows investor जो आना चाहता है तो इसके लिए एक enabling provision है। लेकिन रेल की जो आज समस्या है, यदि आप देखेंगे पिछले काफी सालों से 20-25 सालों से भी, तो हमने अंडर इन्वेस्टमेंट किया रेलवे में। रेलवे में अंडर इन्वेस्टमेंट करने की कारण से कैपेसिटी डिमांड तो प्रोलिफरेट हो गया, कैपेसिटी बढ़ी नहीं। इसकी वजह से आज भी आप देखते हैं कि लोग ऊपर भी सफर करते हैं, ट्रेन के ऊपर जाकर। ट्रेन के लिए लोगों को वेट करना पड़ता है, पंक्चुअलिटी सफर हो गई है, क्योंकि कैपेसिटी उतनी थी और डिमांड तिगुना चौगुना बढ़ गया। हमारे ऐसे कुछ सेक्टर्स है जहां पे हमारी कैपेसिटी से 150% हम लोग ज्यादा यातायात करने की कोशिश करें, जो संभव ही नहीं है। इसीलिए पूरी तरह से व्यवस्था बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन में है, तो उसको बदलने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट न करने से ये स्थिति पैदा हुई है। वहीं कोयला और बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आम लोगों तक सस्ती बिजली पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोयला खदानों की बोलियों में पारदर्शिता बरती गई है। जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको पूरी तरीके से स्टडी करिए। आप मेरे वक्तव्यों को देखिए, जो एक नहीं सैकड़ों बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लोकसभा, राज्यसभा, टेलीविजन चैनल्स, संजय पुगलिया जी के शो में बार बार हम चीख के कह रहे हैं कि आप जो दाम में कोयला लोगे ये आपकी जिम्मेदारी है जी। जो दाम कम करके आप ले रहे हो वो आपको पास ऑन करना पड़ेगा जनता के बिजली के दरों में। उसका फायदा अमीर उद्योगपतियों को नहीं मिलेगा, जनता की बिजली सस्ती होगी। अब इतना लाउड एंड क्लियर हम चीख के बोल रहे हैं और फिर वो कोर्ट में जाके दस्तावेज देते हैं कि भाई हमने तो एज्यूम किया था कि हम उसको फिक्स कैपेसिटी चार्ज में बढ़ा देंगे। मैं समझता हूं ये तो एक तरीके से जनता के साथ खिलवाड़ है। और इस मेगा इवेंट में आवाज की कंज्यूमर के हित में चलाई जाने वाली मुहिम की भी खूब सराहना हुई। खासकर हमारी कॉल ड्रॉपर छेड़ी मुहिम का खुद संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वागत किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कंज्यूमर की इस चिंता से सरकार भी वाकिफ है। पिछले 20 दिन के अंदर हमने कॉल ड्रॉपर ऐसा अभियान चलाया, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपका मैं अभिनंदन करता हूं। इसको और आगे बढ़ाइए। अकाउंटेबिलिटी खाली नेताओं की नहीं होना चाहिए, सर्विस कंपनी की भी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। देश का टेलीकॉम मिनिस्टर हूं तो देश के हर कंज्यूमर का मेरे ऊपर अधिकार है, और अगर प्राइवेट कंपनी के भी कॉल ड्रॉप होंगे तो मैं उनकी भी खिंचाई करूंगा और उनको भी जवाब देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि बहुत से टेलीकॉम कंपनीज के प्रतिनिधि या तो यहां बैठे हैं या आपके कार्यक्रम को देखेंगे, और वो इस बात को समझेंगे कि मेरे से अधिकांश सवाल कॉल ड्रॉप के लिए की गए हैं। तो ये देश की चिंता है, ये संजय पुगलिया की चिंता है और ये मेरी भी चिंता है। इसलिए उनको इस देश में बिजनेस करना है तो अपने टेलीकॉम सर्विस को सुधारें, ये देश की अपेक्षा होगी। और जो हम देश का पूरा आर्किटेक्चर इकोसिस्टम बना रहे हैं उनको एफिशिएंट सर्विस देने के लिए ये बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं उनके अकाउंट बुक भी प्रॉफिट में आए, हम चाहते हैं जनता के चेहरे पर मुस्कान भी आए। ओके, तो ये थे सारे बड़े दिग्गज मंत्री जो सरकार के 1 साल के कामकाज का हिसाब देते हुए सीएनबीसी आवाज के महामंच पर। बाजार इस बीच दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 70 अंकों का बड़ा उछाल सेंसेक्स में, निफ्टी में, और 250 पॉइंट ऊपर आपको सेंसेक्स नजर आएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बेहतरीन तेजी। और इंटरेस्टिंग बात पिछले 5 मिनटों की जो वो है बैंक निफ्टी से अब फिर से लीडरशिप आती हुई दिख रही है। 1% से ऊपर बैंक निफ्टी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ एडवाइस फाइनेंशियल के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी जी हैं। निश्चल जी, सवाल मैं आपसे जो पहला पूछ रहा था कि क्या ये मानना सेफ है कि 8000 के नीचे बाजार जाने की कोशिश ज्यादा न करे और वो लेवल्स अच्छे हैं, अट्रैक्टिव हैं वैल्यूएशंस के लिहाज से? अनिल जी, अगर 8000 के नीचे बाजार जाता है तो डेफिनेटली वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और मुझे यहां से बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं नजर आता है। मे बी 2-3% का डाउनसाइड, 3 से 5% का डाउनसाइड हो सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा डाउनसाइड नजर नहीं आता है। और ये अगर बाजार नीचे जाता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है बाजार में।
निश्चल, आप कह रहे हैं एट द मोस्ट 2 से 3% का डाउनसाइड, उससे ज्यादा नहीं, और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो सबसे पहले आपके रेडार पर क्या आएगा? कौन से शेयर आपको अट्रैक्टिव लगने लगे हैं? क्योंकि अगर आज ही देखें, फार्मा में एक पुल बैक है, चुनिंदा ऑयल कंपनियों में तेजी है, बैंक्स भाग रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स में 2 व्हीलर्स की रफ्तार बढ़ गई है। अब इन सबको लेकर हमने देखा था, एक तो वैल्यूएशन का इशू था, दूसरी तरफ काफी भाग चुके थे स्टॉक्स, तो मुनाफा वसूली हो रही थी, ऑटो में मॉनसून की चिंता थी। अब वो चीजें तो बदली नहीं है। अब इस मूव में आपको क्या एक्साइटिंग लग रहा है, क्या खरीदेंगे? आई थिंक ये डाउनसाइड में आईटी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि वो काफी करेक्ट हुआ है। आप देखेंगे कि आईटी का पीछे एक साल में करेंसीज की वजह से काफी नुकसान हुआ है, तो चाहे वो क्रॉस करेंसी का इम्पैक्ट है या कि रुपी डॉलर का इम्पैक्ट है, वो दोनों रिवर्स होते हुए नजर आ रहे हैं। डिमांड काफी स्ट्रांग है, तो आईटी एक सेक्टर अच्छा लगता है। फार्मा सेक्टर अगेन रुपी डॉलर की वजह से फार्मा सेक्टर और ग्रोथ भी स्ट्रांग है, तो वो भी अच्छे लगते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो काफी करेक्ट हो गए हैं, ग्रोथ उनकी ठीक है, तो आई थिंक ऑन अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छे लगते हैं और ऑटोज भी अच्छे लगते हैं। तो ये 3-4 सेक्टर हैं जहाँ पे हम लोग क्लाइंट्स को बोल रहे हैं लेने के लिए। लेकिन इससे जब हम एक साल के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं सरकार की, तो फिर मैं वो सेक्टर्स आपसे जानना चाहता हूं जो इकोनॉमी से जुड़े हैं। क्या सीमेंट आपको अट्रैक्टिव लगता है? क्या आपको कैपिटल गुड्स ठीक लगता है? क्या इंफ्रा पसंद है? कुछ एरियाज में स्पेसिफिक शेयर्स आपको अच्छे लगते हैं, चाहे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कंपनीज अच्छी लगती हैं, चाहे जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो एनसीसी, सद्भाव इंजीनियरिंग, तो ऐसे कुछ शेयर्स अच्छे लगते हैं आपको इंडिविजुअल सेक्टर्स में। पर अक्रॉस दी सेक्टर आपको अच्छा लगता है, वो मुझे नहीं लगता है कि अक्रॉस दी सेक्टर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन निश्चल, यहाँ पर बैंकिंग काउंटर्स में आप कितने ऑप्टिमिस्ट होंगे इस समय? क्योंकि हमने देखा है अगर बाजार को नीचे खींचने वाले कोई स्टॉक्स होते हैं, सबसे पहले बैंक्स में पिटाई होती है। क्या आपको लग रहा है ये काफी टूट चुके हैं स्टॉक्स, तो अभी वैल्यूएशन के तौर भी अट्रैक्शन है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में? हाँ, मतलब सब कम से कम 10 से 12% का करेक्शन आ चुका है स्टॉक्स में। ये क्वार्टर के रिजल्ट उन सभी बैंक्स के अच्छे रहे हैं, चाहे वो ग्रोथ के नाम पे या कि क्वालिटी ऑफ असेट के, उस पर दोनों की तरफ से ही बेसिकली सारे बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक्स एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। मेटल्स एक और सेक्टर है निश्चल जी, यहाँ पर एक्शन काफी होता हुआ दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से चाइना में रेट कट होते दिख रहे हैं लगातार और ग्रोथ को फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश हो रही है, यूरोप में भी प्रयास चल रहे, क्या इन शेयरों में एक मौका बनता है निवेश का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिकवरी के दम पर? अनिल जी, आप कमोडिटीज के बारे में पूछ रहे हैं? कमोडिटीज और मेटल्स, और यदि हाँ तो फिर क्या पसंद है आपको? सी कमोडिटीज के बारे में क्या है कि इंटरनेशनली यहाँ चाइना ने ट्राई कर रहा है, लेकिन चाइना का क्या रिबाउंड नहीं हो रहा है। चाइना ग्रोथ सस्टेन करने के लिए ट्राई कर रहा है, तो 7% की ग्रोथ सस्टेन हो जाए वो नंबर के लिए ट्राई कर रहा है, बजाय कि ग्रोथ रिबाउंड होके वापस 10-12% हो जाए। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि कमोडिटीज का प्राइस जो ऊपर आया है वो यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। ये भी मेरे को लगता है कि डॉलर का जो रिवर्सल हुआ है ट्रेड, उसकी वजह से स्ट्रेंथ आई है सारी कमोडिटीज में, और वो एक बार मीन रिवर्जन के बाद आई थिंक फंडामेंटल प्ले करने लगेंगे वापस, तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा नहीं लगता है। तो बड़ा चेंज यहाँ पर मेटल काउंटर्स में नहीं शायद देखने को मिलेगा डिमांड के लिहाज से। लेकिन एक स्पेस जहाँ पर हमने देखा है डिमांड अच्छी खासी अब भी दिख रही है, वो है एफएमसीजी कंपनियां। निश्चल, रिजल्ट्स आप देखिए, एचयूएल, जिलेट, इन सब के तगड़े रहे हैं। क्या एक मौका है इन काउंटर्स में फिर इन लेवल्स पर खरीदारी करने का? सॉरी, आपकी आवाज बराबर नहीं है। एफएमसीजी पर आपका क्या आउटलुक रहेगा निश्चल? एफएमसीजी में जी, इसी एफएमसीजी में आई थिंक लीवर का रिजल्ट काफी अच्छा आया है। ग्रोथ जो सरप्राइजिंग है वो रूरल से अभी भी ग्रोथ अच्छी आ रही है। 6% वॉल्यूम का ग्रोथ दिया है उन्होंने, और आई थिंक वैल्यूएशन उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। तो जहां पे वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए, जैसे आईटीसी अच्छा लगता है तो आईटीसी आप जरूर देख सकते हैं, पर एफएमसीजी वैल्यूएशन वाइज इतना अट्रैक्टिव नहीं है। ओके,
तो ये राय आती है एफएमसीजी में वैल्यूएशंस महंगे हैं और उस लिहाज से करेक्शन का इंतजार करें अगर आप निवेश करना चाहते हैं। तो निश्चल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज तमाम सेक्टर्स पर और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में जाने से पहले एक बार आपको बता दूं कि किस तरह का कारोबार बाजार में होता हुआ दिख रहा है। 250 अंकों पर है सेंसेक्स, निफ्टी पर मजबूती 75 अंकों की लगभग 1% की तेजी बनती हुई। यहाँ पर दिग्गजों में और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी इतनी ही मजबूती और बैंक निफ्टी भी साथ देता हुआ 1% की मजबूती के साथ चौतरफा खरीदारी 960 स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में और सिर्फ 250 शेयरों में कमजोरी का माहौल। तो काफी बेहतरीन शुरुआत की है भारतीय बाजार में। हर एक कमजोर शेयर के सामने 4 मजबूत शेयर है। और लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद एक और देश की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के हेड दीपेन सेठ हमारे साथ जुड़ेंगे। बाजार पर लेंगे उनकी राय इस ब्रेक के बाद। शानदार मजबूती भारतीय बाजारों में शुक्रवार की तेजी को आगे बढ़ाते हुए सेंसेक्स और निफ्टी 1% के और गेंस लेते हुए दिख रहे। तो 2 ही दिनों में लगभग 750 पॉइंट का उछाल सेंसेक्स में होता हुआ दिख रहा है और लोअर लेवल से अगर आप निफ्टी को देखें तो 8000 का लेवल टच करने के बाद लगभग 250 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस वक्त 8262 ये है लेवल आपकी स्क्रीन पर। शानदार खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। लेकिन इस रिकवरी पर भरोसा करें या फिर जो पिछले 15-16 ट्रेडिंग सेशन में हमने कमजोरी देखी उस पर भरोसा करें। क्या हो बाजार में आगे का डायरेक्शन, क्या हो आपकी रणनीति, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त स्टूडियो में HDFC सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हेड दीपेन शेठ। दीपेन जी स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। गुड मॉर्निंग। सवाल यही कि बाजार को कैसे देखें, क्या नीचे से 250 पॉइंट निफ्टी ऊपर आ गया वो देखना सही है या ऊपर से अब भी हम 800 पॉइंट नीचे और ऐसे में और तेजी हो सकती है? तो किस तरह से बाजार को पढ़ा जाए, डायरेक्शन क्या लेना चाहिए? देखिए सर, ऐसा है कि एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने की मूवमेंट को देखकर कोई राय बनाना गलत रहेगा, सिर्फ मुश्किल नहीं। हमारा देश अभी एक बहुत ही खूबसूरत बुल रन में है। मुझे नहीं पता हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे। नहीं, बिल्कुल बुल रन सब समझते, तेजी का माहौल है। तेजी का माहौल है। सिर्फ तेजी का माहौल नहीं है और ये जो तेजी है ये सिर्फ बाजारों में तेजी नहीं है। हमारे देश में 2 चीजें बहुत गलत थी। अगर आप लास्ट 60-70 साल की अगर आर्थिक और राजनीतिक इतिहास को अगर देखेंगे और गलत ये 2 बड़ी चीजें जो थी, सबसे जो 2 बड़ी चीजें गलत थी उसमें से एक बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने हर वक्त हमारी आर्थिक उन्नति के लिए, ग्रोथ के लिए हम लोग बाहर से ऑयल, तेल, क्रूड इंपोर्ट करके उस पर एक एक्सेसिव रिलायंस, डिपेंडेंस बना दिया था, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड डिफिसिट जो है या करंट अकाउंट डिफिसिट है हर वक्त लीक हो जाती थी जब हम लोग फास्ट ग्रोथ करते थे। आज उसी तेल का दाम आधा हो गया है गिर के। तो हमारे लिए ये शानदार मौका है नेक्स्ट 10-5 सालों में अपने तेल के रिजर्व्स ढूंढ निकाले जो कि आर्ग्यूएबली हैं हमारे देश में, और इस लीकेज को हम लोग प्लग करें क्योंकि तेल का दाम आधा हो गया है। और अगर अभी मार्केट वापस ऊपर से अगर गिरी है तो आप नोटिस करिए कि इसी बात को लेकर गिरी है कि तेल वापस थोड़ा सा तेजी में आ गया, थोड़ी सी उछाल आई है। मेरी ये राय है और ऐसा नहीं है कि मैं ही सही हूं, लेकिन एक बार सोचने लायक है कि ये तेल का जो दाम गिरने के पीछे जो कारण है ये कारण इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है। जैसे कि अमेरिका का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर हो जाना दुनिया में, जैसे कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिकल क्लाउड जो है वो रिड्यूस हो जानी, और वहां पर जो फ्रिक्शन है उससे तेल के सप्लाई में डिसरप्शंस आने की गुंजाइश कम हो जानी। तो एक तो यहां पर हमको बहुत बड़ा फायदा है जो कुछ सालों तक और रहेगा, तो हमारे देश में काफी उन्नति आएगी और ये बहुत ही बड़ा फायदा है। इसको छोटी छोटी बातों में छोड़ देना या इस पर से विश्वास उठा देना उचित नहीं रहेगा, बल्कि हम ये कहेंगे कि जब मार्केट गिरती है, बाजार जब गिरती है, तो हमें मौका मिलता है कि जो लोग पार्टी में थोड़ी देर से आए उनको वापस मौका मिल रहा है एंटर करने को। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने लास्ट 70 सालों में 1 या 2 इंस्टेंसेस या उदाहरणों को छोड़कर अगर आप देखेंगे तो हमारी जो आर्थिक और राजनीतिक पॉलिसी मिक्स जो रही है, पॉलिटिकल मिक्स जो रहा है इस देश में, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन रहा है, वो हर वक्त लेफ्ट ऑफ सेंटर रहा है, सोशलिस्टिक रहा है। और उस सोशलिज्म में कहीं ना कहीं कोई डिस्टॉर्शन आ गया था कि हमने एक करप्ट राजनीति बनाई।
आज के दिन ये प्रॉमिस है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट किसी के साथ नहीं है, लेकिन आज ये प्रॉमिस है और उस प्रॉमिस के बल पर एक नई सरकार आई है। चलिए 1 साल हो गया है या होने को आया इस नई सरकार को, तो अभी उतनी नई भी नहीं रही है, लेकिन ये सरकार जो आई है 2 बड़े मुद्दों को लेकर आई है कि ये लेफ्ट ऑफ सेंटर, एंटाइटलमेंट माइंडसेट, वेलफेयरिस्ट माइंडसेट, हाँ गरीबों की रक्षा करते हुए, लेकिन उनको डोल नहीं, उनको शक्ति देने की प्रॉमिस पर, और क्लीनर गवर्नेंस जिसको कहते हैं, उसके बेसिस पर ये सरकार आई है। क्या ये डिलीवर करेगी नहीं करेगी, ये बहुत ही लंबा डिबेट है, आज हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या पुरानी सरकार से बेहतर डिलीवर कर रही है या नहीं, ये भी आज का विषय नहीं है, लेकिन ये प्रॉमिस है और अभी तक इस प्रॉमिस को टूटने लायक बात तो कुछ नहीं हुई है, डिबेट हो सकता है इधर, यानी कि बुल रन बरकरार है। बुल रन बिल्कुल बरकरार है। फिर ऐसे में ये करेक्शन आपको खरीदारी का मौका दे रहा है साहब? तो बिल्कुल सर, इन्वेस्टिंग के शायद अगर सबसे जो जाने माने गुरु हैं सर जॉन टेम्पल्टन, उनकी एक बात है जो मैं आपको कोट करना चाहूंगा। कहते थे कि बुल मार्केट्स आर बॉर्न इन पेसिमिज्म, ग्रो ऑन स्केप्टिसिज्म, मैच्योर ऑन ऑप्टिमिज्म एंड डाई ऑन यूफोरिया। सो बुल मार्केट का जन्म होता है निराशा में, वो बढ़ती है, लुढ़कती है, फिर बढ़ती है और चलती है एक आशंका में। आज हम लोग उस आशंका के फेज में हैं। बहुत निराशा थी और एक गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब इससे पूरी दुनिया ने हमको नोटिस किया और जोर से पैसा आया। अब वो पैसा आया तो वो पैसा पूछ रहा है कि आप सचमुच उस राह पर चल रहे हैं या नहीं, जो हमने सोचा था। तो आज के दिन वो आशंका आई है। अब ये आशंका जो है ये मैच्योर होगी ऑन ऑप्टिमिज्म, जिसको हम कहते हैं कि अब उम्मीद की किरणें आएंगी। अगर नहीं आएंगी तो सचमुच प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमें लग रहा है कि उम्मीद की किरणें धीरे धीरे ही आएंगी, लेकिन आएंगी सही। तो अगर आप कह रहे हैं कि वो उम्मीद की किरण आएगी और ऑप्टिमिज्म और बढ़ेगा, फिर ऐसे में फायदा आपको कहाँ लग रहा है, किन क्षेत्रों में ज्यादा बनता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि इस समय एटलीस्ट पिछले 2 हफ्तों की बात लेकर चले तो ऑटो को लेकर थोड़ी बहुत चिंता थी, पीएसयू बैंक से निराशा हाथ लग रही थी, ऑयल को लेकर फिर से वो थोड़ा बहुत तनाव बढ़ रहा था। तो कहाँ पर आपको लग रहा है वो वाकई में उत्साह दिखेगा? मैं आपकी बातों से ही 2-3 चीजें निकालकर बात करना चाहूंगा। तो एक तो जैसे कि ऑटोज में आशंका आई है, तो जो 2 व्हीलर्स के सेल्स हैं उसमें थोड़ा सा चैलेंज दिखा है। अब याद रखें कि भारत देश में 2 व्हीलर का जो एक रोल है वो इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का रोल है जी। आज भी लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर 2 व्हीलर होगा तो उनकी अपनी अर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है, चाहे वो सेल्समैन हो, चाहे एक छोटा किसान हो जिसके पास 3-4 भैंसे हो, चाहे वो एक छोटा ट्रेडर हो किसी गांव में या किसी छोटे शहर में या किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में या कहीं पर। तो अभी भी बहुत सारी ऐसी लीवर्स 2 व्हीलर्स के लिए बाकी हैं। और यहाँ 2 व्हीलर की सबसे बड़ी जो कंपनी है, सबसे दिग्गज जो कंपनी है, वो 30% डिस्काउंट पर अपने पीक से आपको हीरो मिल रही है आज। हाँ, आज के दिन अर्निंग्स मोमेंटम थोड़ा सा डिस्करेजिंग है। और तो अगर सब कुछ अगर अच्छा होता तो ये दाम में भी आपको हीरो नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि नेक्स्ट 2 या 3 साल में हीरो कहां होगा, ये नहीं कि लास्ट क्वार्टर में उसने क्या किया। तो नेक्स्ट 2-3 साल में वो एक्सपोर्ट मार्केट्स को एक्सप्लोर करने वाला। नेक्स्ट 2-3 साल में अगर सेमी अर्बन और रूरल इंडिया टेक ऑफ करेगा, चाहे इस बार मानसून पर थोड़ी सी आशंका है, तो वहां पर उसको वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा और उसकी मार्केट लीडरशिप थोड़ी बहुत चैलेंज होगी होंडा से, लेकिन उसके पास नए प्रोडक्ट्स हैं, वो निकलेंगे तो कैसे चलेगा। तो अगर आप 2 या 3 साल का व्यू बनाते हैं तो बहुत ही सॉलिड पैसा बन सकता है यहाँ। बिल्कुल। तो 2 से 3 साल के व्यू से अगर आप खरीदना चाहें तो ऑटो स्टॉक्स, 2 व्हीलर स्टॉक्स काफी बेहतरीन मौका दे सकते हैं। दीपेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और बाजार इस बीच 250 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब तरफ शानदार खरीदारी का माहौल। शुक्रवार की तेजी आगे बढ़ती है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सिंबी से आवाज के साथ, क्योंकि आगे नजरें रहेंगी कमोडिटी मार्केट के ओपनिंग पर, इंटरनेशनल मार्केट का जो पूरा मूव रहा है, जॉब मार्केट का बेहतर डेटा और साथ ही चाइना के रेट कट का कितना फायदा कमोडिटी ट्रेडर्स देख पाए हैं, उस पर एक चेक लेंगे आशीष वर्मा के साथ। आप बने रहिए सिंबी से आवाज पर। नमस्कार।